2024 का आज मेरा 77वां कार्यक्रम है, 77 प्रोग्राम है आज। 2024 में भी वो सैटरडे संडे हॉलीडे आया नहीं जब मैं अपने घर में रहूं। 2023 में मैं 115 जिलों में गया था, 2022 में मैं 90 जिलों में गया था। हमको भी अच्छा लगता है अपनी पत्नी के साथ बैठना, अपने बच्चों के साथ भोजन करना। मैं भी परिवार वाला हूं, कोई मैं साधु सन्यासी नहीं हूं, लेकिन मुझे अपने बच्चों को भी चिंता है और आपके बच्चों को भी चिंता है। इसीलिए मैं मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट रहता हूं और फ्राइडे शाम को बाहर निकल जाता हूं, फिर संडे देर रात लौटता हूं या मंडे को लौटता हूं। जैसे आज मैं 11-12 बजे पहुंचूंगा। मेरा आप लोगों से निवेदन है, पहला तो आपके पास स्मार्टफोन सबके पास है ना, आप फेसबुक का उपयोग करिए। आप लोग इंस्टा करते होंगे, ट्विटर करते होंगे, जो भी करते होंगे। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए। अपने नाम वालों को अपना फ्रेंड बनाइए। आपका नाम आशा यादव है तो सबसे पहले आशा यादव को जोड़िए। आशा यादव मिलना बंद हो जाए, आशा को जोड़िए। आशा मिलना हो जाए तो ठीक है, मधु यादव, रीता यादव, मीता यादव, उनको भी जोड़िए। लेकिन केवल अपने रिश्तेदारों को फेसबुक फ्रेंड मत बनाइए। आप देहरादून में बैठे बैठे मुर्शिदाबाद वालों को भी बनाइए, देहरादून में बैठे बैठे कच्छ वालों को भी बनाइए। और मैंने क्यों कहा अपने नाम वालों को? अपने नाम वालों का एक विशेष अट्रैक्शन होता है, ये साइकोलॉजिकल है। अगर आपको सादा कागज मिलेगा, सबसे पहले अपना नाम ही लिखेंगे। अश्विनी उपाध्याय की बात शायद उतनी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन अगर आशा शर्मा लिखेंगी तो जो बाकी सारी 5000 आशा शर्मा है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। हमारी बात हो सकता है मिस कर दें। 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए, लिखना शुरू करिए। और समस्या नहीं, समस्या लिखने के लिए भारत में 500 अखबार हैं, समस्या बताने के लिए भारत में 500 टीवी चैनल हैं। लोकसभा राज्यसभा में भी समस्या पे ही चर्चा होती है, मूल कारण अस्थायी समाधान पे चर्चा नहीं होती। आप समस्या लिखिए, उसका मूल कारण लिखिए, उसका स्थायी समाधान लिखिए। कुछ लोग कुछ दिन बुरा मानेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं एक बार आप लिखना शुरू करेंगे, 1-2 महीने आपका लोग मजाक बनाएंगे, हो सकता कुछ विरोध करें, लेकिन 3-4 महीने के बाद कहेंगे हाँ आप जो कह रहे बिल्कुल सही कह रहे, आपने सच लिखना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले आप लोगों से आग्रह, 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए। दूसरा आग्रह, महीने में एक बार अपने सांसद विधायक से मिलिए, निस्वार्थ भाव से मिलिए, केवल भारत माता के लिए मिलिए, सनातन धर्म के लिए मिलिए, हिंदू धर्म के लिए मिलिए। बर्थडे की इनविटेशन या बाकी किसी और शादी का इनविटेशन देने के लिए नहीं। जब भारत माता के लिए मिले तो उनके साथ फोटो भी मत खिंचवाइए। माननीय सांसद विधायक को यह भी एहसास नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ फोटो खिंचवाने आया था। फोटो खिंचवा लेंगे तो आपकी बात की वैल्यू कम हो जाएगी। सीधे मिलिए, पॉइंट टू पॉइंट बात करिए, वहां से चल दीजिए। उनको एहसास भी नहीं होना चाहिए कि इसने साथ में फोटो भी खिंचवाया। और दूसरा, मैं आग्रह अपने धर्म गुरुओं से कह रहा हूं कि प्लीज आप ऋषिकेश, हरिद्वार छोड़िए। आप जितना आपका बिजी शेड्यूल है, उस शेड्यूल में यह सुनिश्चित करिए एक शहर में एक बार कथा करेंगे साल में, उसके बाद बाकी जगह जाएंगे। मैं देख के आश्चर्य होता है, हमारे धर्मगुरु सिंगापुर में जाके कथा कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, लेकिन झारसुगुड़ा में नहीं कर रहे हैं, कालाहांडी में नहीं कर रहे हैं। हमने 6000 तहसीलों में से 2-4000 तहसीलें खुली छोड़ दिया है कि जो मन आए, जो सिखा के चला जाए। आज मैं एक आग्रह संभ्रांत लोगों से कर रहा हूं, संपन्न लोगों से कर रहा हूं। अगर आपके पास कुछ पैसा है, आपके घर में कोई काम धाम करता है, आप अपने कपड़ा प्रेस करने वाले से पूछिए कि तुम्हारे गांव में मंदिर है क्या। अपने धोबी से पूछिए, अपने नाई से पूछिए, अपने ड्राइवर से पूछिए कि क्या तुम्हारे गांव में कोई मंदिर है क्या। अगर वो कहता है नहीं, तो प्रयास करिए उसके गांव में एक मंदिर बनवाने के लिए। आप अपने घर में कीर्तन करवाइए चाहे मत करवाइए। अपनी फैक्ट्री के एम्प्लॉय, जो आपका फैक्ट्री का मजदूर है, जो इलेक्ट्रीशियन है, जो फिटर है, उसके गांव में जाके एक बार 24 घंटे का कीर्तन करवाइए। वो भी खुश होगा कि मेरे मालिक देहरादून से आए हुए कथा कराने के लिए, और उसके पूरे गांव में एक वातावरण हो जाएगा। 2 दिन का टाइम लगेगा, 24 घंटे कीर्तन करा के, भंडारा करा के उसके गांव में आ जाइए।
जितना फल आपको अपने घर में कीर्तन कराने से मिलेगा, उतना ही फल आपके ड्राइवर के घर में कीर्तन होगा तो भी आपको मिलेगा। हमें कुछ सोचना पड़ेगा। मैं ये देखता हूं, कुछ लोग तो दिल्ली में, कलकत्ता में बड़े बड़े मारवाड़ी समाज के लोग हैं, माहेश्वरी समाज के लोग हैं, अग्रवाल समाज के लोग हैं, साल में 1-1 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन कथा वहीं कलकत्ता में कराते हैं या वहीं दिल्ली में कराएंगे। मैं सबसे आग्रह करता हूं, आपकी फैक्ट्री में अगर 500 लोग काम करते हैं, 100 लोग काम करते हैं, 200 लोग काम करते हैं, अपने उन एम्प्लॉइज से पूछिए उनके गांव में क्या चल रहा है, उनके गांव में कहीं धर्मांतरण तो नहीं हो रहा है, उनके गांव में मंदिर है कि नहीं है, उनके गांव में गणेश पंडाल लगता है कि नहीं लगता, उनके गांव में दुर्गा पंडाल लगता है कि नहीं लगता, उनके गांव में हनुमान जयंती मनाई जाती कि नहीं जाती, उनके गांव में परशुराम जयंती मनाई, कुछ तो होगा। सब कुछ करते सकते हैं हम सक्षम लोग। देहरादून वाले सब सुरक्षित हैं, देहरादून वाले सब जान गए, आप लोग सब जान गए। प्रयास ये करने की जरूरत। आता हूं अब मूल विषय के ऊपर। भारत में संविधान चलता है, भारत संविधान से ही चलता है ना, और संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, संविधान। ऐसा विधान जो सबके लिए एक समान हो, उसको कहते हैं संविधान। इस भारत के संविधान में WAQF वक्फ कहीं लिखा ही नहीं। WAQF नाम का शब्द भारत के संविधान में कहीं है ही नहीं। इसके बावजूद 1900 पहले अंग्रेजों ने वक्फ एक्ट बनाया, चलो ठीक है, अंग्रेजों ने वक्फ एक्ट बना दिया, बात समझ में आती है। उनको भारत को तोड़ना था, उनको भारत में डिवाइड एंड रूल करना था, उन्होंने बना दिया। लेकिन जब भारत का संविधान बन गया, तो संविधान निर्माता जब संविधान बना रहे थे तो उनको यह भी पता था भारत में कौन कौन सा कानून चल रहा है। इसलिए आर्टिकल 13 में उन्होंने लिखा कि कोई भी नियम कानून जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करेगा, आज की डेट में वो खत्म। मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन के अनुसार ये जो WAQF वक्फ एक्ट लिखा हुआ है ना, ये 1950 में खत्म हो जाना चाहिए था आर्टिकल 13 के, क्योंकि ये आर्टिकल 13 को वायलेट करता है। आर्टिकल 13 कहता है कोई नियम, कोई कानून, कोई रीति, कोई परंपरा, कुछ भी जो फंडामेंटल राइट का वायलेट करता है, आर्टिकल 14, 15, 16, 21, किसी भी फंडामेंटल राइट को, वो आज की डेट से खत्म। आज की डेट कौन सी? 26 जनवरी 1950। तो करना यह था कि केवल जैसे ही नेहरू जी की सरकार बनी, उनको एक रिजोल्यूशन लाना था कि भैया आज के बाद ये कुरीतियां खत्म, ये कुप्रथाएं खत्म, ये कानून खत्म। उदाहरण के लिए जितने प्री इंडिपेंडेंस कानून है, वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं। चाहे वो 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, चाहे वो 1936 का पारसी मैरिज एक्ट है, चाहे वो 1937 का शरीयत एक्ट है, चाहे वो 1917 का वक्फ एक्ट है। जितने भी कानून 1950 से पहले बने थे, 1947 से पहले बने थे, ये 100% कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 का वायलेट करते हैं, फंडामेंटल राइट के वायलेट करते हैं, इक्वलिटी के खिलाफ। तो सबसे बढ़िया था कि भैया ये कुरीतियां खत्म। आज हम आजाद हो चुके हैं। आर्टिकल 13 कहता है कि सारी कुरीति खत्म, कुप्रथाएं खत्म, और जो भेदभाव पैदा करने वाले कानून खत्म। तो आज से वक्फ पे खत्म, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट खत्म, शरीयत एक्ट खत्म, पारसी मैरिज एक्ट खत्म, 3 तलाक, हलाला, मुता, मिस्यार खत्म, तहर्रुस खत्म, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया खत्म। ये खत्म। आज के बाद ये लागू। और उस समय करना बहुत आसान था। आप कल्पना करिए, 1950 में वक्फ एक्ट के पास 50,000 एकड़ जमीन थी, और आज कितनी हो गई है? लगभग 10 लाख एकड़। आज वक्फ एक्ट खत्म करने पे ज्यादा शोर शराबा होगा या 1950 में होता? 1950 में होता। 1950 में खत्म करना आसान था। क्यों आसान था? क्योंकि
मेरा व्यक्तिगत मत यह है, यह वक्फ एक्ट केवल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, अन इस्लामिक और अन कुरानिक भी है। अन इस्लामिक कैसे, इसको समझिए। वक्फ को जो डिफाइन किया गया हदीसों में, उसमें यह कहा गया है कि जो जमीन पाक हो, जो जमीन जायज हो, जो जमीन नेक तरीके से इकट्ठा की गई हो, पुश्तैनी जमीन हो या हमारी अपने नाम की जमीन हो, वो जमीन वक्फ कर सकते हैं। जिसको वक्फ कहते हैं उसको हम दान कहते हैं। ये वक्फ शब्द तो भी 1300 साल पुराना है, दान शब्द तो हजारों साल पुराना है। और हमारे देश में तो जमीन तो छोड़िए, हमारे देश में तो देहदान तक होता रहा। कितने हमारे ऋषि महर्षि अपने देह भी दान करके चले गए। अब बहुगुणा सर, आपकी जमीन में तलवार के दम पे कब्जा कर लूं तो क्या उसको मुझे दान करने का अधिकार है क्या? ऐसे आप बताइए जोर से, है? नहीं है। मैं आपकी गाड़ी चोरी कर लूं, क्या उसको मैं दान कर सकता हूं क्या? मैंने तो अपराध कर दिया। मैं आपकी जेब काट के, आपका पर्स छीन के, क्या उसको दान कर सकता हूं क्या? नहीं, वो तो अधर्म है और अपराध मैंने किया।